Good morning to all the students. So students, as you know that in the last lecture we sum up the unit, that is some basic concept of chemistry, unit first, and now today we will start our second unit. That unit is structure of atom. So students, as you know that what is atom? Atom is the smallest particle according to Dalton theory of the matter. तो हमें पता है, हमने लास्ट जब हमने डॉल्टन थ्योरी पढ़ी थी तो डॉल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम क्या बोलते थे? एटम किसे बोलते थे? मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, दैट इज कॉल्ड एटम, उसे एटम बोला जाता था. बट जो डॉल्टन की थ्योरी थी उसके काफी ड्रॉबैक्स थे. उस थ्योरी को इम्प्रूव किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने. उस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या कहना था कि व्हाट इज एटम? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बस उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं. बट डॉल्टन की थ्योरी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. फाइन. तो डॉल्टन की थ्योरी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने. दैट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ ए 3 फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाद में डिस्कवर हुआ था प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियन. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द एटम. ठीक है, ये बात बाद में डिस्कवर हुई थी बस. बट एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती थी कि एटम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो फाइन. नेक्स्ट, अब जो एटम हमें पता चल गया, बट अब धीरे धीरे करके हमने ये पढ़ना है. अब मैंने 3 फंडामेंटल पार्टिकल की बात की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. सपोज टुडे वी विल स्टार्ट, अगर हम माने कि आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जो शुरुआत थी वो फैराडे नाम के साइंटिस्ट की हेल्प से हुई थी 1830 में. उन्होंने एक क्लू दिया, उन्होंने हमें क्लू दिया था, एक आइडिया दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे डिस्कवर हुए थे. तो उन्होंने एक आइडिया दिया, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज अपीयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या पता लगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज के बारे में हमें डिस्कवर करना था. तो ये पता चला कि जो भी हमारी सपोज उसने फेरेडे ने लिया, एक इबोनाइट रोड ली, उस इबोनाइट रोड को उसने सिल्क के ऊपर या एक फर के ऊपर रब किया तो उसमें चार्ज क्रिएट हुआ. उस चार्ज को उन्होंने नेगेटिव चार्ज माना और उसी को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया. तो ये कहना था किसका? फेरेडे का. एक तो क्लू यहां से हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का मिला था और सेकंड क्लू हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का मिला था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थ्योरी. अब इलेक्ट्रोलिसिस थ्योरी क्या होती है स्टूडेंट? ये बात आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. टेक ए बीकर, एक बीकर लीजिए, उसमें 2 हम रोड लगाते थे. आपको ये 10th क्लास में बात कहीं ना कहीं सिखाई हुई है कि एक बीकर लीजिए, उसमें 2 रोड लगाइए. दीज रोड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स और इसमें जो फिल करते हैं कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट होता है कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन. और एनी यू नो दैट ए सॉल्ट सोल्यूशन, ए सॉल्ट कंटेनिंग 2 चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और वो चार्ज कब अपीयर होते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं. ये बात आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आप एक सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है दैट इज 1 केटायन एंड 1 अनायन, एंड केटायन एंड अनायन formed by after losing and gaining of electron. इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे तो डेफिनेटली उसमें चार्ज क्रिएट होगा. ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है यहाँ पर. तो डिस्कवरी हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस थ्योरी से भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्लू था ये किसने दिया था? फेरेडे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. तो फेरेडे नाम के साइंटिस्ट ने 1830 में 2 क्लू दिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो सकती है. एक तो व्हेन इबोनाइट रोड रब ऑन द silk, then the charge will appear, electronic charge will appear, and with the help of electrolysis theory also discovery of electron will takes place. It is possible according to the Faraday. But then another scientist, that's the name of the scientist is called Stone. उन्होंने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन किसकी हेल्प से हो सकता है. उन्होंने कहा कि जैसे एक मैटर होता है, जैसे एक मैटर है हमारा, यू नो दैट मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ओन मास. तो उसने कहा जैसे एक मैटर होता है, यू नो दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ ए एटम. ठीक है, वैसे ही मैटर की तरह, लाइक मैटर, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो
इलेक्ट्रिसिटी की भी डिस्क्रीट यूनिट होती हैं, उन्हें नेगेटिव चार्ज नाम दिया किसने? स्टोने ने। तो स्टोने ने इलेक्ट्रॉन को ओरिजिनेट करने के लिए एक अपनी थ्योरी बताई। वो क्या थ्योरी बताई? अकॉर्डिंग टू स्टोने, लाइक ए मैटर की तरह जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी एक डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। उन इलेक्ट्रिसिटी की डिस्क्रीट यूनिट, जैसे मैटर की डिस्क्रीट यूनिट एटम्स है, वैसे ही उसने बोला इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्क्रीट यूनिट होती है उन्हें भी क्या बोला जाता है? वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है अकॉर्डिंग टू स्टोने। तो बट ये जो उसने सिर्फ ये आइडिया लगाया, बट ये वो अपना इस बात को लेकर कि इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज पार्टिकल होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी में छोटे छोटे डिस्क्रीट यूनिट होती हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो कंसेप्ट था स्टोने उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं दे पाया। फिर इस एक्सपेरिमेंट को या इलेक्ट्रॉन की को प्रॉपर तरीके से डिस्कवर करने के लिए फिर कौन आए? जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने क्या ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो आफ्टर दैट तो कंप्लीट जो हमारा वो जाता है पूरा, जो लास्ट देखते हैं कि जे थॉमसन की हेल्प से ही, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही पूरा प्रूफ हो पाया था कि यस द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन atom. Students, today we'll discuss about the another topic. That topic is discharge tube experiment. That experiment will take place explained with the help of a J.J. Thomson, and this experiment is also called cathode ray experiment. In this experiment, according J.J. Thomson ने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, और उसको उसने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। एक टर्मिनल उसने एक रोड लगाई, एक साइड उसने कैथोड रोड, एक साइड लगाई एनोड रोड, ठीक है। उसको कैथोड रोड को उसने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एनोड को उसने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। एक उसने क्या अप्लाई किया अपनी ट्यूब के अंदर? वैक्यूम पंप अप्लाई किया, और अंदर एक क्या फिल कर दी? एक गैस फिल कर दी। उसका नेचर कैसा था? इनर्ट गैस। एक इनर्ट गैस फिल कर दी, ठीक है। चाहे आप कोई भी इनर्ट गैस ले सकते हैं, या फिर यहाँ आप H2 भी कंसीडर कर सकते हैं। H2 नॉट H2 भी कंसीडर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो इनर्ट गैस, ठीक है। तो और इसके अंदर उसने कैसा प्रेशर अप्लाई कर दिया? इस ट्यूब के अंदर उसने प्रेशर अप्लाई किया, वो एक नॉर्मल प्रेशर अप्लाई किया। दैट प्रेशर इज कॉल्ड 1 atm प्रेशर अप्लाई किया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया तो कुछ भी अपीयर नहीं हुआ इस ट्यूब के अंदर, ना तो कोई हमें क्योंकि यू नो दैट गैस मीन्स क्या है? मतलब कोई ना कोई एलिमेंट से बना है, और वी नो दैट एलिमेंट कंटेन एटम, और एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल में हम किसकी डिस्कवरी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल 3 टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या वो जो गैस है, मतलब एलिमेंट है, एलिमेंट में एटम है, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल कोई प्रेजेंट है या नहीं। तो उसने इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहा, बट हमने क्या देखा? हमें कुछ भी अपीयर नहीं हुआ। फिर क्या किया? आफ्टर दैट उसने एक वैक्यूम पंप अप्लाई किया, और वैक्यूम पंप का प्रेशर, वैक्यूम पंप की हेल्प से यहाँ पर अटैच किया। वैक्यूम पंप की हेल्प से जो प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेयर 10⁻⁻² atm रिड्यूस कर दिया। तो अब जैसे ही रिड्यूस किया प्रेशर, तो क्या अपीयर हुआ? यहाँ हमें ग्रीनिश येलोइश कलर की एक जो रेज है वो जाती हुई अपीयर हुई ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमें कुछ रेज अपीयर हुई। अब ग्रीनिश येलोइश क्यों बोला बेटा? ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की आप गैस ले रहे हो। जैसे ही आप गैस का नेचर बदलोगे, जो गैस का कलर है, वो कलर जो आएंगी रेज का, वो भी हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो कलर है, कलर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। फिर उसने क्या किया? इस वैक्यूम पंप की हेल्प से जो प्रेशर था उसको और रिड्यूस किया, उसको 10⁻⁻⁴ atm तक और रिड्यूस कर दिया। इस प्रेशर को अंदर गैस के जो गैस इसमें फिल थी उसके प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो उसने क्या देखा? वो जो कलर अपीयर हो रहा था, रेस तो अपीयर हो रही है, बट जो कलर था वो अब डिस्चार्ज हो चुका है, वो अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा थॉमसन ने, और उसको कैसे पता लगा जो इसमें जो रेज प्रेजेंट है वो रेज, पहली बात तो उसने एक साइड कैथोड लगाई थी और एक साइड एनोड, और जो रेज जा रही थी वो हमारी किसकी तरफ जाती हुई हमें अपीयर हो रही है? कुछ रेज इधर की तरफ जा रही थी, कुछ रेज इधर की तरफ जा रही थी। तो रेज, अब उसको ये देखना चाहता था कि किस डायरेक्शन में रेज जो मूव कर रही हैं, तो उसने एनोड के पीछे एक जेडएनएस की कोटिंग अप्लाई कर दी। वो जेडएनएस की कोटिंग ने क्या किया? अगर वो रेज इधर की तरफ जाएंगी तो वो जैसे ही एनोड से क्रॉस होंगी तो वहां पर एक फ्लोरिसेंस लगा दिया। जो फ्लोरिसेंस बेटा, इस फ्लोरिसेंस की वजह से क्या हुआ? जो हमें यहाँ ग्लो रेज, हमें कलर तो अपीयर हो ही रहा था, रेज तो अपीयर हो ही रही थी, बट जेडएनएस की वजह से यहाँ हमें ग्लो नजर आया। इसका मतलब जो भी गैस की वजह से जो भी रेज निकल रही हैं, और वो रेज अगर हमें कैथोड से वो एनोड की तरफ जा रही हैं, तो उस रेज को कैथोड से निकली हैं। कैथोड वैसे एक्चुअली वो जो रेज होती हैं वो गैस की होती हैं, बट अगर वो रेज हमारी कैथोड से एनोड की तरफ हमें अपीयर हो रही है तो उस रेज को क्या बोला गया? कैथोड रेज बोला गया,
ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर जो फ्लोरेसेंस लगाई, तो जैसे ही अगर वो रेज इधर की तरफ मूव करेंगी कैथोड से एनोड की तरफ, तो ये जेडएनएस की जो कोटिंग थी, जेडएनएस की कोटिंग पे जैसी लाइट स्ट्राइक करती है तो वो ग्लो करती है। तो जेडएनएस को बोला जाता है एक फ्लोरेसेंट मटेरियल। जैसे ही रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी तो वो ग्लो करने वाला मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड जेडएनएस। ठीक है। और ये जो मटेरियल जनरली हमारा टेलीविजन सेट में भी यूज की होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, और अगर उसने यहाँ पर कोटिंग लगाई और ये कोटिंग ग्लो करने लगी, इसका मतलब जो रेज है वो कैथोड वाली साइड से आ रही है, तो उसको बोला गया कैथोड रे, और इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी नाम दिया गया। फाइन। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ जे जे थॉमसन। पहले स्टार्टिंग में, मैं दोबारा बता रही हूँ, स्टार्टिंग में उसने नॉर्मल प्रेशर रखा, कुछ अपीयर नहीं हुआ, फिर उसने वैक्यूम पंप की हेल्प से जैसे जैसे प्रेशर रिड्यूस किया वैसे वैसे कुछ रेज अपीयर होने लगी। ठीक है। और ज्यादा प्रेशर रिड्यूस करने से वो जो रेज अपीयर हो रही थी उनके कलर डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और मैंने ये बता दिया जिस टाइप की गैस लेंगे या ऐसे कलर भी उसी, तो डिफरेंट कलर होते हैं, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है। और एनोड के पीछे ये फ्लोरेसेंस लगाने का क्या रीजन था? वो ये रीजन था कि अगर कुछ पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ पार्टिकल, इसका मतलब जो पार्टिकल आ रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला गया? उन्हें इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले मुझे यहाँ एक डिस्चार्ज ट्यूब दोबारा से बनानी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा हो सके कंसेप्ट की। यस। तो फाइन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रेज होती हैं वो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये बात कैसे पता चली? एक में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई तो हमने क्या देखा? अंदर का प्रेशर आपको मैंने बता ही दिया है, 1 atm है स्टार्टिंग से ही। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई तो कुछ अगर रेज ट्रेवल हो रही हैं, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो कुछ हमें क्या देखेंगे? उस ऑब्जेक्ट की पीछे की तरफ एक शैडो अपीयर होगी। तो इसका मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। तभी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमने सेंटर में उस ट्यूब के अंदर, तो अगर वो रेज सीधी जा रही है तो हमें क्या अपीयर होगा? यहाँ उस ऑब्जेक्ट का शैडो अपीयर हो जाएगा। तो इससे क्लियर होता है द कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह अगर इसमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक व्हील रख दूं, व्हील, अगर हम व्हील रख दें तो हमने क्या देखा? ये जो व्हील है, जैसे ही रेज जैसे ही यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हुई तो ये जो व्हील है ये मूव करने लगा। इसका मतलब कैथोड रेज की हेल्प से इस व्हील में मोशन आ गया। इसका मतलब कैथोड रेज की कैसे नेचर है? मैकेनिकल नेचर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैथोड रेज हैव। ठीक है। तो कैथोड रेज में कैसी प्रॉपर्टीज है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। और रेज को कैथोड रेज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट ट्रेवल फ्रॉम कैथोड साइड टू कैथोड टर्मिनल टू एनोड साइड, फिर एनोड टर्मिनल की तरफ मूव कर रही है। थर्ड इज कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे करके देखा गया? यहां पर इस एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया गया, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया गया, एक साइड नेगेटिव। जनरली कैथोड रेज क्या जाती हैं? सीधी जाती हैं। बट जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई किया तो क्या देखा? कैथोड रेज सीधी नहीं गई, दे आर सम डिफ्लेक्ट। तो पॉजिटिव किधर की तरफ मूव कर गई? नेगेटिव की तरफ मूव कर गई। तो सभी की सभी जो हमारी कैथोड रेज थी वो नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ हमने पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया है और एक तरफ हमने नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया। तो सारी जो रेज है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, एक्सटर्नल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगी। तो कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, सपोज मैंने यहाँ नॉर्थ पोल लगा दिया है और यहाँ पर मैंने साउथ पोल लगा दिया है, तो हम क्या अपीयर कर रहे थे? जो रेज थी पॉजिटिव, जो कैथोड की तरफ से रेज आ रही थी वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे ये भी पता लगता है कि मैग्नेटिक अगर फील्ड बाहर लगा दी जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, तो कैथोड रेज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक field. After applying the magnetic field, cathode rays do not travel in a straight line. Fine.
तो नेक्स्ट है पेनिट्रेशन नेचर। यस, अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने 2 मिनट पहले मैंने अभी आपको बताया जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में कि अगर एनोड के पीछे उसने फ्लोरेसेंट लगा दिया था जिसे ZNS बोला था, अगर ये रेज सीधी जाती हैं और ये रेज जाती है, इसका मतलब ये एनोड्स को पेनिट्रेट करती हुई जाती हैं, एनोड से पेनिट्रेट होते हुए आगे निकलती हैं। तो यस, कैथोड रेज हैज पेनिट्रेटिंग नेचर। ठीक है, तो वो क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट करने की, किसी भी मेटल की फॉइल को पेनिट्रेट भी कर सकती हैं। ठीक है, पास भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ही हमने इस ट्यूब में एक्सपेरिमेंट, जब ये ओवर होता है एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो पूरी ट्यूब है ये काफी हीट प्रोड्यूस करती है, काफी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब जो भी कैथोड रेज है उनका कैसा नेचर है, हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो कैथोड रेज हैव। सो कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी है, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे हैव ए मैकेनिकल नेचर। ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी हमें ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया था, मैंने भी आपको बताया, पीछे शेडो अपीयर हुई, तो इससे पता लगता है कैथोड रेज हैव स्ट्रेट लाइन। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसे पता लगती है, बीच में हमने एक व्हील रख दिया, व्हील मूव करने लगा, इससे पता लगा कैथोड रेज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कैथोड रेज रिफ्लेक्टेड, ये हमें कैसे पता लगा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो हमें यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर कोई ग्लो नजर नहीं आया, इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कैथोड रेज सीधी नहीं जा रही, वो डिफ्लेक्ट हो चुकी है, वो मूव कर चुकी है। कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तब भी हमें यहाँ पर आफ्टर अप्लाइंग द ZNS कोटिंग हमें कोई भी ग्लो नजर नहीं आया, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाई तब भी हमें कोई ग्लो नहीं नजर आया। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाने से कैथोड रेज भी अपना जो वो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती हैं। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग नेचर। यस, पेनिट्रेट इफेक्ट होता है, कैथोड रेज बिल्कुल क्रॉस होती हुई, आर पार होती हुई निकल जाती हैं, तो उनका पेनिट्रेटिंग नेचर होता है। नेक्स्ट है दे हैव ए हीटिंग इफेक्ट। यस, कैथोड रेज जब ये कैथोड रेज में पास होती हैं तो ग्लास ट्यूब काफी हीटअप हो जाती है, तो इससे पता लगता है कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैथोड रेज दैट आर originate from the cathode side and move towards anode. This experiment done with the help of a J.J. Thomson. Fine. So in the next topic we will further discuss about the discovery of the proton and discovery of the neutron. Discovery of the proton that done by Goldstein and the discovery of the neutron that done by Chadwick. तो next topic के अंदर हम वो further आगे की डिस्कवरी करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। हम बात करें पिछली ही यूनिट से हमने सारा कंसेप्ट उठा के लेके आए हैं। डाल्टन के जो ड्रॉबैक्स थे वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने किए, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने जो सब एटॉमिक पार्टिकल बताए उनकी डिस्कवरी हम इस चैप्टर के अंदर फर्दर रीड कर रहे हैं। फाइन, सो आज के लिए इतना ही।